Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and editorial analysis of 10th of August 2026. तो गाइज आज है तारीख 10 अगस्त 2026 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है तुर्की को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो सेशन है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज सेशन में बदलाव क्या है कि जैसे कि कल मैंने संडे को जो आपका वीकली कंपाइलेशन है जब वो कवर करवाया था, तो वीडियो के एंड में बोला था कि आज से जो सेशन हम लोग कंडक्ट करेंगे वो एक कॉम्बिनेशन होगा, हर एक इंपॉर्टेंट सोर्सेज का कॉम्बिनेशन। क्योंकि हमने प्रीलिम्स बूस्टर कंडक्ट किया, ठीक है, प्रीलिम्स बूस्टर कई बार बीच बीच में स्किप भी हो जाता है ना, जैसा आप लोगों ने देखा। तो काफ़ी लोग कमेंट्स भी कर रहे थे, सर इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, मर्ज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मेरे पास में सोल्यूशन है। बट प्रीलिम्स बूस्टर को कंटिन्यू रखना। अब देखो कई बार ना बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम भी फंस जाता है, जिसकी वजह से सेशन कभी कंडक्ट नहीं हो पाता। नहीं तो फिर अगर टाइम मुझे ज़रा सा भी मिलता है, टाइम तो मैंने 12-12 रात में 1-1 बजे तक जो सेशन है उसको रिकॉर्ड करके अपलोडिंग में लगाया है, टेलीग्राम पे आपने देखा होगा। लेकिन अब एक्चुअली में हम लोग कुछ थोड़ा सा बदलाव करेंगे। बदलाव ये होगा कि हम लोग आज से कुछ समय तक पहले चला के देखते हैं सेशन को कि क्या रिस्पॉन्स रहता है। हम सारे सोर्सेज को एक ही जगह पे कवर करने वाला है। मतलब जैसे होता है ना करंट अफेयर्स के लिए कहाँ पर भागें, क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए केवल द हिंदू पढ़ना ये एक बेवकूफ़ी रहेगी। बहुत सारी चीज़ें इसके सेपरेटली दूसरे सोर्सेज से पूछी जाएंगी। ये खुद यूपीएससी डिफाइन कर चुका है, यूपीएससी अपने सिलेबस में मेंशन कर चुका है। देखा था ना अभी रिसेंटली यूपीएससी से पूछा गया है भाई कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए इस बार प्रीलिम्स के अंदर में। यूपीएससी ने बोला इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, कुछ और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो इसमें खासकर आपका द हिंदू तो है ही। तो इस सेशन के अंदर में जो इंक्लूडेड आज के सेशन में हम लोगों ने द हिंदू तो कवर किया है, इंडियन एक्सप्रेस भी कवर किया है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पीआईबी को भी कवर किया है, डीडी न्यूज़, ऑल इंडिया रेडियो। ये कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं जो लास्ट में गवर्नमेंट के सोर्सेस हैं। ऊपर आपके 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हो गए। ये कुछ चीज़ें अब आप सेपरेटली पढ़ोगे तो मुझे पता है आपके पास इतना टाइम नहीं आप सेपरेटली पढ़ सको। तो आज के सेशन में हमने सबको शामिल किया है। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने ऐड करी है ना, जैसे हम लोग लास्ट ईयर कर रहे थे, हर एक आर्टिकल के साथ में पीवाईक्यू को अरेंज किया है। कि जैसे ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, ठीक है, परसों भी पब्लिश हुआ था, कल भी पब्लिश हुआ था। अब इस आर्टिकल के हमने नोट्स बनाए। नोट्स बनाने के बाद में रिवाइज करने के लिए रिवीजन पॉइंटर बनाया, वीकली रिवाइज भी कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में अभी पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड अगर यूपीएससी ने कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है तो कैसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर जितना ज़्यादा पीवाईक्यू आपका ट्रैक होता रहेगा उतना ही ज़्यादा आप सटीक प्रिपरेशन कर रहे होंगे, थोड़ा अलाइंड प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यही नेचर है, तो हम लोग सही दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर अब बिना कोई देरी करे शुरुआत करते हैं। और आपका रिस्पांस चाहिए, आपका फीडबैक चाहिए आज के सेशन को लेकर। तो प्लीज़ आप में से सभी लोग, मैक्सिमम लोग पूरे सेशन को देखना और अपना रिस्पांस नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि आज का सेशन कैसे लगा। फर्दर इसी सेशन को ही एज इट इज़ कंटिन्यू करना है या नहीं करना है वो भी आप लोगों को बताना है, ठीक है। हर चीज़ को हम लोग यहाँ पर शामिल करके चलने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, फर्स्ट आर्टिकल हमारे सामने प्रेजेंट है, जिसमें हम लोगों ने बात की है एक इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में, विच इज़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। नाम से पता चल रहा है कि भाई देश के अंदर में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अगर हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो उसके लिए हम एक इंसेंटिव स्कीम को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पीएलआई स्कीम। जिसमें सरकार कह रही है कंपनीज से कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करो, प्रोडक्शन करो, उसके बदले में आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, आप जितना ज़्यादा बेचोगे उसके आधार पर। इससे क्या होगा, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, ज़्यादा एक्सपोर्ट वगैरह हो रहा होगा। तो वही सेम चीज़ दोस्तों पॉलीसिलिकॉन के लिए किया जा रहा है। देखो आज ना भारत रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में तेज़ी से ग्रो कर रहा है। जैसे हम सोलर एनर्जी से ढेर सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, विंड एनर्जी से प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोग अब न्यूक्लियर एनर्जी पे भी काम कर रहे हैं। 100 गीगावाट तक की न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करने का टारगेट है बाय 2047 भारत का। तो इसमें ना एक चीज़, जब हम सोलर एनर्जी के ऊपर में काम कर रहे हैं, हमने देश भर में बहुत सारे सोलर पैनल्स या सोलर पार्क्स बनवाए, घरों के ऊपर में रूफटॉप सोलर स्कीम के अंडर में छतों के ऊपर में सोलर पैनल्स लगवाए गए। लेकिन ये जो सोलर पैनल्स बनते हैं ना, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल लगता है, इसके बिना सोलर पैनल नहीं बन सकते। उसी रॉ मटेरियल को नाम दिया गया है पॉलीसिलिकॉन का।
अब प्रॉब्लम यह है कि भाई हम सोलर पैनल में इतना विस्तार कर रहे हैं, सोलर एनर्जी को इतना ज़्यादा बड़े लेवल पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन पॉलीसिलिकॉन भारत में बनता नहीं है। ये पॉलीसिलिकॉन हमें प्योर तरीके से इंपोर्ट करना पड़ता है, मेनली फ्रॉम चाइना। तो अब यहाँ पर इंडिया कोशिश कर रहा है ये पीएलआई स्कीम को चलाया जाए ताकि पॉलीसिलिकॉन का प्रोडक्शन भारत के अंदर में ही हो। और इंडिया की जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ा गैप है ना, क्योंकि कुछ आइटम तो सोलर पैनल्स के हम लोग बना लेते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल पॉलीसिलिकॉन ही हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस पॉलीसिलिकॉन को इंडिया में ही बनाया जाए टोटली। जब इंडिया में बनेगा तो यहाँ पे चाइना के ऊपर में निर्भरता इन टर्म्स ऑफ सोलर पैनल प्रोडक्शन ये कम हो जाएगी। बस इतना सा यहाँ पे इस आर्टिकल में बताया गया है खींच खांच के। अब वो खींच खांचा क्या हुई है आइए मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि इस आर्टिकल से रेलिवेंट फैक्ट्स को हमने निकाल के नोट्स बना रखे हैं। सबसे पहले मामला न्यूज़ में क्या चल रहा है इसको देख लेते हैं। न्यूज़ वाला मामला आपने समझ लिया। यह है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी, जो खासकर रेन्यूएबल एनर्जी के सारे कामों को देखता है। इन्होंने यहाँ पे पीएलआई स्कीम को प्रिपेयर कर लिया है और इस पीएलआई स्कीम में पॉलीसिलिकॉन को भारत के अंदर में बनाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया करेंटली हैज़ ऑलमोस्ट नो डोमेस्टिक पॉलीसिलिकॉन प्रोडक्शन। जैसा मैंने आपको बताया, इंडिया में पॉलीसिलिकॉन प्रोडक्शन कहीं से कहीं तक नहीं होता। हम चाहते हैं इसका प्रोडक्शन करना, क्योंकि आज हम ये केवल इम्पोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम दी चाइना। हम चाहते हैं चाइना से इंपोर्ट ना करना पड़े, ये केवल इंडिया में ही बने और इंडिया में ही यहाँ पर कंप्लीट सोलर पैनल का हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। देखो सोलर पैनल बनता कैसे है, जो लास्ट में आपका सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल बनता है ना, जो सोलर पैनल बनता है, इसके पीछे के मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। जैसे सबसे पहले आप देख पाओगे पॉलीसिलिकॉन, यही मेन रॉ मटेरियल है भाई, इसके बिना काम नहीं हो सकता। प्लीज़ याद रखिएगा, पूछ लेगा एग्जामिनेशन के अंदर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल इन टर्म्स ऑफ सोलर पैनल प्रोडक्शन, तो वो है पॉलीसिलिकॉन। इस रॉ मटेरियल पॉलीसिलिकॉन से हम बनाते हैं इसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करके इनगॉट्स। इनगॉट से बनते हैं वेफर्स, यानी इनगॉट्स की स्लाइस को कट करके वेफर्स बनाया जाता है। इन्हीं वेफर से बनते हैं छोटे छोटे सोलर सेल्स, और इन्हीं सोलर सेल्स को जब एक बड़े कंपार्टमेंट में हम लोग लगा देते हैं तो वो कहलाता है सोलर पैनल या फिर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स। ठीक है, तो पॉलीसिलिकॉन, इनगॉट, वेफर, सेल एंड देन वी हैव अ मॉड्यूल। तो इसमें दो सेक्शन आ गए, क्योंकि आपने देखा कि भाई यहाँ पर जो सोलर पैनल बन रहा है ये काफ़ी सारी स्टेजेस में बन रहा है। दैट मीन्स इसके अंदर में 5 स्टेजेस की रिक्वायरमेंट है। तो ऊपर के जो पॉलीसिलिकॉन, इनगॉट, वेफर है, ये अपर स्ट्रीम सेगमेंट कहलाता है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट यही स्टेप है, शुरुआती फाउंडेशन है, नींव है। और सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स ये डाउन स्ट्रीम वाले सेगमेंट है। ठीक है, तो इसके लिए हमें अपर स्ट्रीम सेगमेंट में मजबूत होना ज़रूरी है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम सेगमेंट में थोड़ा बहुत हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बट जब पॉलीसिलिकॉन ही हमारे पास में नहीं होगा तो आप यहाँ पर इसको कंप्लीटली मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो याद रखिएगा जो मैंने आपको अभी फोटो के जरिए पढ़ाया है ना, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। पॉलीसिलिकॉन एक हाई प्योरिटी सिलिकॉन फॉर्मेशन में ये एक स्टार्टिंग मटेरियल है, मेन नींव है। इसी से ही यहाँ पर पूरा सोलर पैनल फर्दर बनता है। फिर इससे इनगॉट्स बनाते हैं, वेफर्स बनाते हैं, सोलर सेल, एंड देन फिर उसके बाद में हमारे पास में मॉड्यूल तैयार होता है, सोलर पैनल मॉड्यूल। अब इंडिया की पोजीशन क्या है? सोलर मॉड्यूल के पूरे मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 213 गीगावाट पर एनम की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भारत के पास में है, जिसमें से सोलर सेल हम काफ़ी ज़्यादा बना लेते हैं, इनगॉट और वेफर की कैपेसिटी अपने पास में है। लेकिन पॉलीसिलिकॉन के मामले में मामला अटक जाता है। अब पॉलीसिलिकॉन का मामला अटका, दैट मीन्स सभी जगह पे मामला अटका, क्योंकि सोलर मॉड्यूल लास्ट में बन ही इसलिए पाता है क्योंकि रॉ मटेरियल, मेन इंग्रेडिएंट ही इसका पॉलीसिलिकॉन है। तो हम लोग चाहते हैं, जो हमारी कंप्लीट निर्भरता है चाइना के ऊपर, चाइना से पॉलीसिलिकॉन मंगाते हैं, तो एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि, और प्रॉब्लम ये भी है भाई, कोई एक्सटर्नल डिसरप्शन हो गया, चाइना के साथ में रिलेशंस खराब हुए, या कोई और यहाँ पर डिस्प्यूट क्रिएट हो गया बॉर्डर के ऊपर में, तो चाइना कल यहाँ पे मना कर देगा, भाई हम पॉलीसिलिकॉन आपको नहीं दे सकते। तो इंडिया की सोलर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर में एक झटका लग जाएगा, जो हमारे टारगेट्स हैं वो टारगेट्स बहुत डिले हो जाएंगे। इसी के लिए अभी से अपने आप को प्रिपेयर करना ज़रूरी है, पॉलीसिलिकॉन को खुद से मैन्युफैक्चर करना ज़रूरी है, इंडिया का जो कंप्लीट डिपेंडेंस है उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। इसी के लिए गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम को शुरू किया है। इस स्कीम का मेन पर्पज़ है 10 गीगावाट तक की पॉलीसिलिकॉन की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हम लोग करेंगे, और सेपरेट पीएलआई स्कीम के जरिए यहाँ पे काम करने वाले हैं। यानी कि सोलर पैनल को बनाने के लिए तो पीएलआई स्कीम सेपरेट है, पॉलीसिलिकॉन को बनाने के लिए हम सेपरेट पीएलआई स्कीम के जरिए काम करने वाले हैं, ताकि काम तेज़ी से हो सके। दैट्स इट, इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज़ और है, अभी ये पॉलीसिलिकॉन जब हम देश में खुद बनाएंगे, सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीटली जब भारत में होगी, तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा डिस्कॉम्स के ऊपर में, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़।
डिस्कॉम्स क्या हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, याद रखिएगा। इसमें जो आपके घरों तक बिजली पहुंचाई जा रही है वो स्टेट डिस्कॉम्स के ज़रिए तो पहुंचाई जा रही है। ये पावर प्लांट से बिजली को खींचते हैं, उसके बाद में यहाँ पर आपके घरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है। अब होता यहाँ पर यह है कि जब सोलर पैनल्स सस्ते हो जाएंगे, जब खुद से प्रोडक्शन इंडिया में कंप्लीट ही होगा, बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जब ये सस्ते हो जाएंगे तो इसका असर डिस्कॉम्स के ऊपर वही पड़ेगा। इससे जो एवरेज प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है, यानी बिजली खरीदने का जो दाम है डिस्कॉम को, वो कम देना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, इंडिया में जो सारा का सारा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, यानी बिजली का सारा रेगुलेटरी का काम, इसको संभालने का, इसके लॉज रेगुलेशंस या टैरिफ रेगुलेशन, इवन टैक्स वगैरह भी रेगुलेट करना है, चार्जेस इसमें रेगुलेट कर रहे हैं, तो वो सब किसके हाथ में होता है? कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। सेंट्रल गवर्नमेंट वाली जो बॉडी है उसका नाम है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, और स्टेट का जो है वो है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ठीक है। तो जो भी एरिया के अंदर में, मतलब जिस भी एरिया की इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही होगी, फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट के एरिया वाली तो सीआरसी देखेगा, स्टेट गवर्नमेंट के एरिया वाली एसईआरसी देखेगा। तो इंडिया के इलेक्ट्रिसिटी के सारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सारे नियम संबंधित काम, या उसमें टैरिफ रिलेटेड कोई रेगुलेशन करना है, टैक्स या रिलेटेड से कोई काम करना है, तो वो सब काम सीआरसी और एसईआरसी का होता है। ठीक है। अब इंडिया ने वैसे बहुत सारे कैपेसिटी को अपना अचीव कर लिया, जैसे हमारे पास में 300 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल पावर कैपेसिटी आ गई है, क्योंकि सोलर पैनल से भी अल्टीमेटली हम बना रहे इलेक्ट्रिसिटी हैं। तो आज मेजरली जो भारत में बिजली बनाई जाती है वो कोयले से बनाई जाती है, कोयले को जलाकर। प्रॉब्लम यह है कि कोयला जलाकर ढेर सारा कार्बन एमिशन होता है, प्रदूषण होता है, इसीलिए हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहे हैं। तो नॉन फॉसिल वाली जो सोर्सेस हैं, क्योंकि कोल तो भाई फॉसिल सोर्सेस के ज़रिए यहाँ पे हो गया, लेकिन जो हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल्स पावर कैपेसिटी है, यानी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी से जो एनर्जी जनरेशन है, वो इंडिया में 300 गीगावाट को क्रॉस कर चुका है। हमारा टारगेट है कि 2030 तक ये 500 गीगावाट से भी ज़्यादा पहुँचे, यानी नॉन फॉसिल फ्यूल पावर कैपेसिटी इंडिया में और ज़्यादा बढ़नी चाहिए, ये हमारा टारगेट है। फिर बात आती है दोस्तों ग्रीन अमोनिया की। ग्रीन अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है इंडिया में, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन मेथनॉल, ये सब चीज़ें हम बेहतर तरीके से प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली टारगेट यही है कि निर्भरता कम करना और इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल कॉस्ट में करना। अब देखो, ये जो पूरा मैंने डिस्कशन किया है ना आर्टिकल का, इस आर्टिकल को पूरी तरह से आप रिवाइज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से भी, कि भाई प्रपोजल क्या है अभी गवर्नमेंट की साइड से, जो पीएलआई स्कीम है फॉर द पॉलीसिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग। पॉलीसिलिकॉन मैटर क्यों करता है? क्योंकि पॉलीसिलिकॉन से ही पूरा का पूरा सोलर मॉड्यूल तैयार होता है। फिर हमने यहाँ पर ये पूरा स्टेप्स पढ़े थे कि भाई किस तरीके से पॉलीसिलिकॉन एक रॉ मटेरियल है ना। तो इंडिया पॉलीसिलिकॉन बिल्कुल भी नहीं बनाता, तो उसमें गैप कितना ज़्यादा बड़ा है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर ली हैं। ठीक है। ये रहे रिवीजन पॉइंटर, कभी भी आपने रिवाइज करना हो तो आप इस आर्टिकल को कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। तो पहला आर्टिकल होता है समाप्त। लेकिन अभी रोकिए, इस आर्टिकल से कैसे क्वेश्चन बन सकता है? यह है यूपीएससी 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 2018 में यूपीएससी ने यहाँ से सवाल पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू सोलर पावर प्रोडक्शन इन इंडिया, सोलर पावर का जो प्रोडक्शन है भारत में, इसके रेफरेंस में आपके सामने दो स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन वेफर्स यूज्ड इन फोटोवोल्टेइक यूनिट्स। ये भाई 2018 का क्वेश्चन है। 2018 में ये कह रहे हैं इंडिया तीसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है सिलिकॉन वेफर्स का, तो ये इनकरेक्ट है। अभी भी हम लोग सिलिकॉन इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे, वेफर्स नहीं बना पा रहे। ठीक है। पॉलीसिलिकॉन भी हमको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट, जो सोलर पावर टैरिफ्स होते हैं, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो टैरिफ्स वगैरह हैं, टैक्सेस, इसको डिटरमाइन कौन करता है? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या ये सही है? नहीं। कहोगे क्यों? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया, जो भी सोलर पावर या इलेक्ट्रिसिटी पावर टैरिफ्स की बात आती है तो उसको रेगुलेट करने के लिए दो बॉडीज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सीआरसी, स्टेट गवर्नमेंट की एसईआरसी। ठीक है ना। देखो, ये बात यहाँ पर एग्जैक्टली इसके अंदर में मेंशन भी कर रखी है, जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है। जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये भारत सरकार की कंपनी तो है, लेकिन इसका मेन पर्पज है सोलर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करना और लागू करना। इसके पावर टैरिफ्स वगैरह को, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स को रेगुलेट करने का काम नहीं है, वो काम सीआरसी और एससीआरसी का है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं इस 2018 के पीवाईक्यू के। ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नर टू इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी है, बढ़िया तरीके से आपका एक और क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। पीवाईक्यू सॉल्व हो गया, करंट अफेयर्स क्या चल रहा है वो समझ में आया, नोट्स बन गए, रिवीजन पॉइंटर बन गए। आर्टिकल नंबर सेकंड, सेम इसी स्ट्रक्चर में हम मायोग्लोबिन को डिस्कस करेंगे। मायोग्लोबिन के बारे में भी यूपीएससी ने मतलब मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको कवर करेंगे। लेकिन इस आर्टिकल पर फर्दर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए।
यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इन्हीं पीडीएफ्स की बात कर रहा हूँ जो आप अपने सामने देख पा रहे होंगे। ये सारे के सारे पीडीएफ्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलते हैं दोस्तों। एक सिंगल पीडीएफ से आपका करंट अफेयर्स का लगभग सारा पोर्शन कवर हो जाएगा, जिसमें कंप्लीट तैयारी, और बिल्कुल यही सेम पीडीएफ हिंदी भाषा में भी मिलता है। तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ये सारे पीडीएफ्स आपको कहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं? हमारे पेड ग्रुप के अंदर में, और कहीं नहीं। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है? व्हाट्सएप पर जाइएगा, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपना आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। और एक बात और याद रखिएगा, इस ग्रुप में जब आप ऐड होंगे ना, तो आपका अमाउंट तुरंत हाथों हाथ रिकवर हो जाएगा। रिकवर हो जाएगा कैसे? क्योंकि इसमें पुराना सभी कंटेंट भी अवेलेबल है, तो तुरंत आपका अमाउंट भी रिकवर हो जाएगा। और जो करंट अफेयर्स के रेगुलर अपडेटेड कंटेंट है, पीडीएफ्स हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे ग्रुप के अंदर में। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपने सेकंड आर्टिकल को। यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं मायोग्लोबिन के बारे में। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, तीन जगह पर साइंस एंड टेक के पर्पज से आर्टिकल छपा हुआ है। यहाँ पे बात हो रहा है लेटिस टोबैको। ठीक है, लेटिस और टैबैको, ये दो आप कह सकते हैं कि जो ये प्लांट्स हैं, इनमें कुछ बदलाव करे गए, इंजीनियरिंग करी गई है, जिससे कि यहाँ पर इनसे जैसा मीट होता है ना, मीट, वैसे ही यहाँ पर इसमें से मीट प्रोटीन लोगों को मिल सके। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर रिसर्चर्स ने इसके अंदर में एक चेंज किया है, बदलाव किया है, यानी इंजीनियरिंग करके थोड़ा सा कुछ बदलाव करने की कोशिश की है। अभी वो कैसे किया है मैं आपको समझाता हूँ, मैटर क्या है, न्यूज़ में क्या चल रहा है। तो जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने सक्सेसफुली लेटिस और टोबैको प्लांट्स जो हैं, इन दोनों के अंदर में बदलाव किया, इनके जेनेटिक्स के अंदर में चेंजेस करा, ताकि ये दोनों प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा मायोग्लोबिन को प्रोड्यूस कर सकें। क्या प्रोड्यूस कर सकें? मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। जैसे आप देखोगे, हम मीट में बात करते हैं ना, मीट में लाल कलर जो मिलता है, या मसल्स का, जो हमारी मांसपेशियां होती है शरीर में, आपने देखा होगा मांसपेशियां इस तरीके से दिखाई देती हैं, ये रेड कलर की। तो जो मांसपेशियों में रेड कलर मिलता है वो किसकी वजह से होता है? मायोग्लोबिन की वजह से होता है। इवन मायोग्लोबिन की जब हम बात करते हैं तो ये मायोग्लोबिन है क्या एग्जैक्टली? तो याद रखिएगा, एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारे शरीर के अंदर में मांसपेशियां हैं, मसल सेल्स, उसके अंदर में पाया जाता है। एंड इवन मांसपेशियों के अंदर में, मसल्स में जो ऑक्सीजन स्टोर करने का काम है वो भी मायोग्लोबिन का है। ये मायोग्लोबिन का एक बड़ा फंक्शन है। आपसे पूछ ले कि भाई फंक्शन ऑफ मायोग्लोबिन, नीचे स्टेटमेंट मिल जाए ऑप्शन के अंदर में, तो पता होना चाहिए कि भाई मायोग्लोबिन हमारे मसल्स के अंदर में ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम भी करता है। तो यही मायोग्लोबिन ये प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें, इसी का ही कुछ बदलाव करा है इन प्लांट्स में। ठीक है, इससे क्या होगा, इन प्लांट्स की या प्लांट बेस्ड जो मीट होगा, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मायोग्लोबिन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये मीट में भी, अगर आप देखोगे, मीट में भी कलर, टेस्ट, उसकी जो एक कह सकते हैं स्मेल होती है, ठीक है, उसका अरोमा है, न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ है, इन सब चीज़ों के अंदर में वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। अब मायोग्लोबिन है क्या एग्जैक्टली? तो याद रखिएगा, मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो मसल्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन सब में पाया जाता है। चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, उनके बॉडी में जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, उनमें पाया जाता है, मसल सेल्स के अंदर में पाया जाता है। और इसका सबसे बड़ा रोल क्या है? हमारे मसल्स के अंदर में ऑक्सीजन को स्टोर करके रखना, हमारे मसल्स को प्रॉपर मात्रा में सप्लाई करना, ऑक्सीजन की एनर्जी का प्रोडक्शन करना। फिजिकल एक्टिविटी के दौरान यहाँ पर मायोग्लोबिन का बड़ा रोल आता है। तो फंक्शन की बात हो रही है, ये रहा कि मायोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टोर करता है मसल सेल्स में, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है मसल्स को जब जब मसल्स को ज़रूरत होती है हार्ड वर्क करने की। सिंपल वर्ड्स में, मायोग्लोबिन एक ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन इनसाइड मसल्स कहला सकता है। ठीक है, अब मीट के अंदर भी मायोग्लोबिन का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि मायोग्लोबिन ही मीट को अपना रेड कलर देता है। मीट का कलर रेड क्यों है? मायोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, उसमें टेस्ट और जो अरोमा है मीट का, उसमें कंट्रीब्यूट करता है। मायोग्लोबिन के अंदर में एक आयरन भी होता है, प्लीज़ याद रखिएगा, हे में आयरन। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, मायोग्लोबिन में क्या मिलता है? हे में आयरन। और आयरन बहुत ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है बाय द ह्यूमन बॉडी, मेकिंग एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ डाइटरी आयरन। आज आपने देखा इंडिया में महिलाओं में आयरन की सबसे ज़्यादा कमी है। हर दूसरी महिला कहीं ना कहीं आयरन डेफिशिएंसी की शिकार बन जाती है, ब्लड की कमी होती है, जिसकी वजह से देश में एनीमिया के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं।
तो आप देखोगे आयरन में भी काफ़ी टाइप्स होते हैं। तो मायोग्लोबिन में जो आयरन होता है वो हेमे आयरन होता है। अब ये हेमे आयरन ह्यूमन बॉडी बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो मायोग्लोबिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट माना जाता है, केवल अपीयरेंस के नहीं, अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए। तो प्लांट्स को इस तरीके से इंजीनियर किया गया है, बदलाव करा गया है, प्लांट्स के जेनेटिक्स के अंदर में कुछ चेंजेस करे गए हैं जिससे प्लांट्स नेचुरली मायोग्लोबिन को बनाएं। इससे क्या होगा, प्लांट बेस्ड जो आइटम्स खाओगे तो उससे न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसमें हे में आयरन कंटेंट भी मिल जाएगा जिससे आयरन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और बॉडी में आयरन की जो कमी है उसकी पूर्ति हो जाएगी। समझे? तो मायोग्लोबिन के बारे में ये 2-3 बातें हैं, याद रखिएगा, क्योंकि आपके यूपीएससी के अंदर में, साइंस एंड टेक के अंदर में बायोलॉजी वगैरह सब कुछ प्रेजेंट है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, क्या हमने कोई बेकार चीज़ तो नहीं पढ़ ली, टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं पढ़ा, नहीं हुआ। यूपीएससी 2013 का पीवाईक्यू 2013 में यूपीएससी ने सवाल पूछा, कंसीडर द फॉलोइंग मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, सोडियम। ये पूछते हैं कि इन तीनों में से वो कौन सा मिनरल है जो ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फॉर दी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। मसल्स में अगर हमने कोई बदलाव करना है, मसल्स के मूवमेंट करने हैं, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में कौन से मिनरल की ज़रूरत होती है? कैल्शियम, आयरन, सोडियम, तीनों के तीनों की ज़रूरत होती है भाई। और आयरन का तो डिस्कशन अभी हमने किया ही। क्यों, कैसे? मायोग्लोबिन। कहोगे क्या हमने पढ़ा मायोग्लोबिन में? हमने ये देखा नहीं, मायोग्लोबिन में एक आयरन होता है। ठीक है, तो आयरन एक पार्ट है मायोग्लोबिन का। कौन सा आयरन होता है मायोग्लोबिन में? हेमे आयरन। तो ये आयरन कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है? मसल्स के अंदर में। तो मसल्स के जो मूवमेंट है, मसल के अंदर में जो कॉन्ट्रैक्शन है, उसमें आयरन का बड़ा रोल होता है। आयरन के अलावा कैल्शियम, सोडियम, ये तीनों का ही बड़ा रोल होता है, याद रखिएगा। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में सोडियम जो है ये नर्व इम्पल्स में हेल्प करता है, मसल फाइबर्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। कैल्शियम भी यहाँ पर हेल्प करता है और आयरन भी हेल्प करता है, जैसे मैंने आपको बताया। और आयरन कैसे हेल्प करता है? मायोग्लोबिन के जरिए, जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मायोग्लोबिन के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। आयरन मायोग्लोबिन का ही कॉम्पोनेंट है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकता है। अब सिंपल है भाई, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, चलो फटाफट यहाँ पर इसका उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करना, है ना। चलो फटाफट यहाँ पर इसका आंसर दो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग। ऑप्शंस यानी सॉरी कमेंट सेक्शन ओपन करो, क्वेश्चन नंबर 1 लिख दो। सवाल यह है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन को लेकर 4 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो खासकर एनिमल्स और ह्यूमंस के मसल्स में पाया जाता है। सेकेंड, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है मसल सेल्स के अंदर में एंड एक रेडी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है जब मसल्स को काम करने की ज़रूरत होती है। थर्ड, मायोग्लोबिन के अंदर में हेमे आयरन प्रेजेंट होता है जो बहुत ईजिली ह्यूमन बॉडी के ज़रिए एब्जॉर्ब हो जाता है। फोर्थ, जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने लेटिस और टोबैको प्लांट्स को इंजीनियर किया है टू प्रोड्यूस मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो बताएं चारों में से कौन सा स्टेटमेंट एग्जैक्टली सही है? 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1, 3 एंड 4, या फिर डी चारों के चारों स्टेटमेंट्स सही हैं? जल्दी जल्दी इसका आंसर लिखो नीचे कमेंट सेक्शन में। हम आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ, और अगेन इंडियन एक्सप्रेस का एक और बहुत रेलिवेंट टॉपिक। यहाँ से भी यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ध्यान से सुनिएगा आर्टिकल क्या कहता है। रेस अगेंस्ट एक्सटिंक्शन, छत्तीसगढ़ बिड टू सेव इट्स लास्ट वाइल्ड बफलोज। देखो ये जो जंगली भैंसें हैं, वाइल्ड बफलोज जिनको बोला गया है, छत्तीसगढ़ के अंदर में पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ कोशिश कर रहा है कि इन वाइल्ड बफलोज की पॉपुलेशन को बचाया जा सके। कैसे? क्योंकि ये जो बफलो की पॉपुलेशन है ये लगातार खत्म होने के कगार पर है, इनकी पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन होती चली जा रही है। तो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में आर्टिकल पब्लिश होता है जहां पे छत्तीसगढ़ ने प्लान किया है। इसमें एग्जैक्टली प्लानिंग यह है कि वाइल्ड बफलोज को ये ट्रांसलोकेट करेंगे, इनकी जगह को बदलेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अब ये इनकी क्योंकि पॉपुलेशन कम हो रही है, तो ये कुछ पॉपुलेशन को यानी कि कुछ बफलोज की पॉपुलेशन को देश भर में इधर से उधर यहाँ पर पहुँचाया जाएगा ताकि इनकी पॉपुलेशन एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह पर पहुँचे और वहाँ पे पनप सके, ख़त्म ना हो। तो आइए थोड़ा डिस्कशन करते हैं वाइल्ड बफलो के बारे में, क्या है एग्जैक्टली मैटर। साइंटिफिक तौर पे अगर आप देखोगे इनको एशियाटिक वाइल्ड वाटर बफलो के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ प्लान कर रहा है कि असम से भी बहुत सारी जो वाइल्ड बफलोज हैं उनको ट्रांसलोकेट किया जाएगा ताकि इनकी जो पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन हो रही है उसको बचाया जा सके। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वाइल्ड बफलो की जो खत्म होती हुई पॉपुलेशन है, ठीक है, या कम हो रही है, उसको यहाँ पे बचाया जा सके। कुछ छत्तीसगढ़ में रहेंगी बफलोज, कुछ असम के अंदर में रहेंगी। ठीक है, असम में भी ये पाई जाती हैं, तो इस तरीके से इसे डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात हो रही है। अब इसका एक साइंटिफिक नेम है, बुबालुस आर्नी। ठीक है, एक वाइल्ड बोविन स्पीशी है,
एक जंगली यहाँ पर आपको प्रजाति देखने को मिलती है जो खासकर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी कोई भी एनिमल अगर न्यूज़ में है ना, तो दो चीज़ें आपने पढ़नी होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन की वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, दूसरा उसका कंजर्वेशन स्टेटस। कंजर्वेशन स्टेटस में सब कुछ आ जाता है, IUCN, साइट्स का डेटा, ठीक है भाई कहाँ पे दिया गया है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में उसको कौन सा शेड्यूल में कवर किया गया है। ये तीन चीज़ें होती हैं। तो हम एशियाटिक वाइल्ड बफलो की जब बात करते हैं तो ये बफलो आज इंडिया के अंदर में तो पाई जाती है, क्योंकि हमने डिस्कशन किया साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया दोनों जगह पे मिलता है। भारत के अलावा नेपाल, भूटान, थाईलैंड, कंबोडिया के अंदर भी ये बफलोज की प्रजाति मिलती है। लेकिन इन बफलो की स्पीशी के मामले में इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। रीज़न यह है क्योंकि वाइल्ड बफलो का जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 90% पॉपुलेशन केवल और केवल भारत में मिलता है। 90% ये सारी भैंसें इंडिया में ही पाई जाती हैं, ठीक है। खासकर असम के अंदर में काजीरंगा नेशनल पार्क में। अब कुछ पॉपुलेशन इसकी मेघालय, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में भी है। असम इम्पॉर्टेंट पॉपुलेशन सेंटर है। छत्तीसगढ़ के अंदर में यहाँ पर आप देखोगे पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, तो छत्तीसगढ़ भी इधर से उधर पॉपुलेशन को, वाइल्ड बफलो की पॉपुलेशन को इधर से उधर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस, ये है भाई सबसे काम की चीज़, सबसे काम की चीज़। इसको यहाँ पे मार्क कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो सबसे पहली चीज़, वाइल्ड बफलो को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में शेड्यूल 1 में कवर किया गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या बात करता है, ठीक है, कि उस जानवर को किस तरीके से सुरक्षा देनी है। जैसे शेड्यूल 1 में कवर करने का मतलब यहाँ पर यह है कि इसको हाई प्रोटेक्शन दे रखी है। इस बफलो का कोई शिकार नहीं करेगा, इसको कोई मारेगा नहीं, हंट नहीं करेगा, ठीक है। जब तक ये बफलो या ये जो जानवर है वो इंसान के लिए खतरा नहीं बन जाता, तब तक आप उसको मार नहीं सकते। ये मतलब होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 का, ठीक है। तो शेड्यूल 1 में अगर आप देखोगे जो सेक्शन नंबर 11 है वो क्या करता है, ये कहता है किसी भी जानवर को आप मार सकते हो, लेकिन तब जब वो जानवर ह्यूमन लाइफ के लिए खतरा बन जाए, जब वो बेचारा कुछ कर ही नहीं रहा है, ह्यूमन लाइफ के लिए कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं रहा है, ठीक है, या फिर वो जानवर के अंदर में कोई बीमारी फैल जाए, इंजर्ड है, अब वो ऐसी बीमार पड़ा है कि वो ठीक नहीं हो सकता, तो उस दौरान यहाँ पे उसको मारा जा सकता है। अदरवाइज यहाँ पर उसको नहीं मारा जा सकता। अगर बिना किसी बात के यहाँ पे उसको मारा जाएगा तो वो ऑफेंस है। अगर इन कंडीशन के अंदर में मारा जाता है तो यहाँ पे वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। तो इस तरीके से जानवरों को प्रोटेक्शन दी गई है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। वाइल्ड बफलो खासकर शेड्यूल 1 में कवर किया गया है। IUCN के अंदर में वाइल्ड बफलो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, काफ़ी खतरे में है, और साइट्स के अंदर में अपेंडिक्स 3 के अंदर में है। इसका इंटरनेशनली ट्रेड नहीं कर सकते, काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगी हैं, उनको रिजॉल्व करके ट्रेड किया जा सकता है। तो ये 3 सेक्शंस है, IUCN रेड लिस्ट, साइट्स, अपेंडिक्स 3, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1। ये 3 चीज़ें हैं जो रटी होनी चाहिए। क्यों रटी होनी चाहिए? एग्जाम्पल आपके सामने, UPSC 2017 PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन नॉट बी हंटेड बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजंस प्रोवाइडेड बाय लॉ। इन तीनों में से वो कौन कौन से जानवर हैं जिसको हंट नहीं किया जा सकता किसी भी व्यक्ति के थ्रू कुछ प्रोविजंस को छोड़कर, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये कवर करे गए। तो बताएं किस किस को नहीं मारा जा सकता? इंडियन वाइल्डलेस, वाइल्ड बफलो, घड़ियाल। इसमें सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, तीनों के तीनों। भाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये थोड़ी बोला गया मार दो, नहीं, इसमें बोला गया कि भाई ये जो एनिमल्स हैं इनको हंट नहीं किया जा सकता बाय एनी पर्सन, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। तो तीनों को ही प्रोटेक्शन दी गई है, और तीनों ही शेड्यूल 1 में है भाई, ये भी याद रखिएगा। चाहे वो घड़ियाल है, वो भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में कवर किया गया है। घड़ियाल के अलावा ये देखिए इंडियन वाइल्डलाइफ, ये भी शेड्यूल 1 में है, और वाइल्ड बफलो जिसके बारे में भी डिस्कशन कर रहे थे, अगेन ये भी शेड्यूल 1 में ही प्रेजेंट है। तो तीनों को आप ऐसी बेफिजूल में नहीं मार सकते। हाँ, कुछ प्रोविजंस अगर दूसरे बन जाते हैं, बीमारी फैल जाए या खतरा बन जाए इंसान के लिए, तब यहाँ पर उसको मारा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? देखो वही पैटर्न, वही सिमिलर चीज़ आपका लिंक हो रहा है हर एक PYQ अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ, यानी करंट अफेयर्स के न्यूज़ के साथ। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। इंटरेस्टिंग आर्टिकल, GS पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी। अभी आपने पता होगा हमने कवरेज नहीं किया इसका, लेकिन रिसेंटली PIB में कवर हुआ। हमारे DRDO ने अग्नि-4 मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया है। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है रिसेंटली, इस वजह से न्यूज़ में। अब आपने अग्नि के बारे में पता है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, है ना?
अग्नि 6 के बारे में कम चर्चाएं हैं, बट अग्नि 5 तक आपने सटीक तरीके से बहुत कुछ पढ़ रखा है। फिर उसके बाद अग्नि प्राइम के बारे में पढ़ रखा है। ये जितनी भी अग्नि कैटेगरीज की मिसाइल हैं, ये सब दोस्तों IGMDP प्रोग्राम के अंदर में शुरू की गई थी, याद होगा आपको। 26 जुलाई 1983 ये वो समय था जब इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। नाम दिया गया इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम को लॉन्च करने वाले व्यक्ति कौन थे? हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो जिनको हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। आज जो मिसाइल्स हम लोग यहाँ पर लगातार डेवलप कर रहे हैं, उसकी एक मेन फाउंडेशन रखने वाले व्यक्ति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इनके थ्रू यहाँ पे प्रोग्राम शुरू किया जाता है। इस प्रोग्राम में हमने 5 कैटेगरीज की मिसाइल को डेवलप करना था। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको याद रखने के लिए पटना के तौर पे याद रखते हैं। P स्टैंड्स फॉर पृथ्वी कैटेगरीज ऑफ मिसाइल। A से अग्नि मिसाइल, T से त्रिशूल मिसाइल, फिर N से नाग मिसाइल और A से आकाश मिसाइल। तो ये 5 कोर मिसाइल्स यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर में शुरू की गई हैं। एंड इसमें हम लोग आज जो बात कर रहे हैं वो अग्नि 4 के बारे में, क्योंकि अग्नि कैटेगरी में अग्नि के नाम से 1, 2, 3, 4, 5 और प्राइम मिसाइल्स यहाँ पे रिटेस्ट की जा चुकी हैं भारत के DRDO के जरिए। अग्नि 4 की बात करेंगे तो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्त। ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। रेंज कोई ज़्यादा नहीं है ना कम है, 4000 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अग्नि 4 मिसाइल की जो रेंज है वो 4000 किलोमीटर की है और ये बैलिस्टिक मिसाइल है। भाई बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? जब हम यहाँ से मान लो हमें मिसाइल को लॉन्च करना है, ये हमारा टारगेट है, तो बैलिस्टिक मिसाइल पहले इस तरीके से एटमॉस्फेयर में ऊपर जाता है, फिर आकर जाकर अपने टारगेट को हिट करता है। तो जो इस पाथ को फॉलो कर रहा है वो आपका बैलिस्टिक मिसाइल है। ऐसे ही होता है क्रूज़ मिसाइल। क्रूज़ मिसाइल सिंपली ऐसे नीचे उठेगा और एटमॉस्फेयर के अंदर ही अंदर जाकर अपने टारगेट को सीधी तरीके से हिट कर देगा। तो वो होता है क्रूज़ मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल और ख़तरनाक माने जाते हैं क्योंकि ये ऊपर गए फिर ग्रेविटी का भी यूज़ करके, ताकत का इस्तेमाल करके सीधा टारगेट को हिट करते हैं। तो अग्नि 4 इज़ अ काइंड ऑफ मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्त, ठीक है। अब क्योंकि ये मिसाइल सरफेस से सरफेस पर ही दागा जा रहा है, तो सरफेस टू सरफेस वाला मिसाइल हो गया। सिंपल है ना। एक मिसाइल होता है जो नीचे सरफेस से केवल हवा में दाग सकते हैं दुश्मन को टारगेट करने के लिए, क्योंकि वो ऊपर की साइड जाएगा। ये तो भाई सतह से सतह पर ही अटैक करेगा। अग्नि प्रोग्राम के बारे में जब डिस्कशन होता है तो इसमें हमारी सबसे पहली जो मिसाइल आती है वो अग्नि 1 मिसाइल आती है। अग्नि 1 मिसाइल में 2 स्टेज लिक्विड यानी 2 स्टेज वाला मिसाइल है। आप देखोगे मिसाइल्स में स्टेजेस होती हैं अलग अलग, ये 2 स्टेज वाला मिसाइल है। अग्नि 2 की बात करेंगे तो ये 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट सॉलिड फ्यूल के साथ चलने वाला मिसाइल है, जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। अग्नि 3 की जो बात करेंगे तो भाई इसमें 3500 किलोमीटर की रेंज है। अग्नि 4 की बात करेंगे 4000 किलोमीटर की रेंज है। अग्नि 5 हमारा इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ICBM। अच्छा, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कौन से होते हैं? ये वो मिसाइल होते हैं जिनकी रेंज 5500 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। अब वो कोई सा ही मिसाइल हो, 5500 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज है, दैट मीन्स दिस मिसाइल इज़ अ ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अच्छा, अग्नि 5 में एक खास चीज़ और है, हमने MIRV भी लगा रखा है, मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेट री एंट्री व्हीकल कैपेबिलिटी। यानी अग्नि 5 के अंदर में बहुत सारे वॉरहेड्स लगा रखे हैं। जब ये कहीं पर जाता है, दुश्मन को अटैक करता है, तो उसमें से ढेर सारे वॉरहेड्स निकलते हैं, अलग अलग जगह पे वो अटैक कर सकता है एक मिसाइल के जरिए। तो अग्नि 1 की बात हो गई। अग्नि 1 की रेंज हमारी 700 से लेकर 1200 किलोमीटर की रेंज है। अग्नि 2 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है भाई, 2000 किलोमीटर की रेंज है। अग्नि 3 नीचे होगा, हाँ अग्नि 3 ये रहा, 3000 से 3500 किलोमीटर की रेंज, ये भी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। फिर आपका अग्नि 4 जो हमने पढ़ा, ठीक है, एडवांस IRBM है और इसकी रेंज 3500 से 4000 किलोमीटर है, जिसको रिसेंटली DRDO ने टेस्ट भी किया है, ठीक है। इसमें नई प्रकार की टेक्नोलॉजी टेस्ट की है। अग्नि 5 के बारे में हमने डिस्कशन कर ही लिया, ICBM है। फिर आता है आपका एक अग्नि प्राइम, नेक्स्ट जनरेशन का बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज ज़्यादा नहीं है, शॉर्ट रेंज के लिए यहाँ पर इसको बनाया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल्स है मेजॉरिटी ऑफ दिस। बैलिस्टिक मिसाइल मैंने आपको बताया रॉकेट प्रोपल्शन के ज़रिए पावर होती हैं, पहले ऊपर की साइड जाएंगी, फिर उसके बाद वापस से नीचे मतलब सरफेस की तरफ एंटर करेंगी। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल का पाथ हो गया। नीचे आप देख पा रहे हो क्रूज़ मिसाइल का पाथ हो गया, जो एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जाती। कुछ भी रिवाइज करना अग्नि मिसाइल के बारे में, सारी की सारी डिटेल स्ट्रक्चर पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं। UPSC ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के बारे में भी क्वेश्चन पूछ रखा है, लेकिन क्योंकि अभी DRDO ने अग्नि 4 मिसाइल को टेस्ट किया है, तो आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं UPSC का 2014 का PYQ। 2014 में UPSC ने क्वेश्चन पूछा है रिगार्डिंग अग्नि 4 मिसाइल।
यहाँ पे ये कहते हैं अग्नि 4 मिसाइल को लेकर 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, क्या अग्नि 4 एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, कहोगे हाँ। क्या अग्नि 4 मिसाइल जो है इसको फ्यूल किया जाता है बाय लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली, नहीं। क्या अग्नि 4 मिसाइल 1 टन का न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकता है अबाउट 7500 किलोमीटर अवे, तो आप कहोगे भाई ये क्या है। इससे तो हमें बिल्कुल साफ साफ एक चीज़ समझ में आ गई। साफ साफ क्या समझ में आ गई, हमने ये पढ़ा कि अग्नि 4 मिसाइल जो है उसकी मैक्सिमम रेंज 4000 किलोमीटर है। ये वाला स्टेटमेंट क्या कहता है, क्या ये 1 टन न्यूक्लियर, वैसे न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी करेगा वो भी 750 किलोमीटर की दूरी, जब रेंज ही 4000 किलोमीटर तो 750 किलोमीटर कैसे जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 3 रॉन्ग। स्टेटमेंट 3 रॉन्ग, तो आप देखोगे डी में भी 3 है, सी में भी 3 है, बी में भी 3 है, बचा क्या 1 ओनली। तो यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ हो रही थी। क्वेश्चन 2014 का है। अभी एलिमिनेशन थोड़ा थोड़ा रहता है, थोड़ा थोड़ा गायब रहता है, वो पैटर्न आपने देखा होगा। चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल दोस्तों, वाग्देवी आइडल के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगेन एक और आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेनर सेक्शन से। इस आर्टिकल को आप जीएस पेपर नंबर 1 के साथ में लिंक करेंगे अपने मिडेवल हिस्ट्री के अंदर में। तो आज हमने देखा जीएस 1, 2, 3, 4 सबको टारगेट करते हुए चल रहे हैं। अभी इससे पहले का टॉपिक जीएस 3, उससे पहले का जीएस 2, फिर अब जीएस 1, और अभी हम डिस्कशन करेंगे फिर से जीएस 2 के आर्टिकल का। तो ये टॉपिक जो है इंडियन एक्सप्रेस में प्रेजेंट है। आर्टिकल कहता है एट ब्रिक्स मीटिंग, जो हमारा ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है, इनकी मीटिंग। अब केवल यही कंट्रीज़ है इसके अंदर में, बताओ नहीं, बहुत सारी और भी कंट्रीज़ इसमें ऐड हो चुके हैं। ज़रा मुझे बताओगे ब्रिक्स में कितने टोटल कंट्रीज़ हैं, उन टोटल कंट्रीज़ का नाम फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। तो ब्रिक्स मीटिंग के दौरान इंडिया ने अभी यहाँ पर एक मुद्दे को उठाया था। मुद्दा ये है कि भारत के अंदर मध्य प्रदेश में जो भोजशाला कॉम्प्लेक्स आपने देखा होगा, उसको लेकर काफ़ी इशू भी रिसेंटली हुआ था। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया भोजशाला कॉम्प्लेक्स को कि भाई वो एक टेम्पल है। काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था, हमने डिस्कशन किया उस मामले का। तो इंडिया ने यहाँ पर एक नए मुद्दे को यहाँ पर रिन्यू किया है, और वो ये है कि भाई भोजशाला कॉम्प्लेक्स में ही एक आइडल हुआ करता था। वहाँ पे एक आइडल, एक स्टैचू हुआ करता था वाग्देवी का। वाग्देवी मतलब माँ सरस्वती का वो एक आइडल हुआ करता था। इस आइडल को ब्रिटिशर्स चुरा कर ले गए, ठीक है, अपने म्यूजियम के अंदर में रख दिया। तो हम ब्रिटिशर्स से यानी यूके से इस आइडल को वापस मांग रहे हैं। तो इंडिया ने अपनी इस मांग को फिर से उठाया है कि भाई हमें वाग्देवी आइडल चाहिए, अपने इस ब्रिक्स के मीटिंग के दौरान, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। आर्टिकल पढ़ोगे और बहुत कुछ बताया हुआ है। वाग्देवी टेम्पल, आपने परमरा डायनेस्टी के बारे में पढ़ा होगा, तो परमरा डायनेस्टी के बारे में अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वाग्देवी आइडल इसी परमरा पीरियड को बिलोंग करता है। राजा भोज के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, परमरा पीरियड में या परमरा डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर रहे। हालांकि फाउंडेशन नहीं रखी थी उन्होंने, बट एक इंपॉर्टेंट रूलर रहे। तो डिस्कशन करते हैं एक एक करके, क्योंकि आपने हिस्ट्री में पढ़ना है इसको, तो आपका हिस्ट्री का जो स्टैटिक पोर्शन है वो यहाँ से कवर हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ क्या चल रही है, ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर की मीटिंग चल रही थी। इसमें सभी ब्रिक्स मेंबर्स के कल्चर मिनिस्टर प्रेजेंट थे। इंडिया ने अपने एफर्ट्स को वापस से रिन्यू किया है। इंडिया का एफर्ट यह है कि भाई हम अपना 11वीं सेंचुरी का जो वाग्देवी आइडल है, जो यूके ले गया है इंडिया से उठाकर, हम उसको वापस मंगाना चाहते हैं। इंडिया एफर्ट लगा रहा है भारत का जो कल्चरल ऑब्जेक्ट है, हेरिटेज ऑब्जेक्ट, इसको वापस से इंडिया लेकर आया जा सके। तो आइए सबसे पहले हम वाग्देवी आइडल के बारे में बात करते हैं। वाग्देवी आइडल, जो हमने अभी आइडल देखा है, स्टैचू देखा है, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये आपके सामने प्रेजेंट है, ठीक है, माँ सरस्वती का स्टैचू है। और ये स्टैचू मार्बल से बना हुआ है। ये कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, इतिहास देखोगे तो परमरा पीरियड को ये बिलोंग करता है। ये भोजशाला कॉम्प्लेक्स जो धर मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है उससे एसोसिएटेड है। वहीं पर वाग्देवी आइडल को रखा गया था, जिसको बाद में ब्रिटिशर्स उठाकर ले गए। वाग्देवी जो है वो एसोसिएटेड है गॉडेस सरस्वती से, ठीक है, माता सरस्वती से यहाँ पर ये एसोसिएटेड है वाग्देवी। हिंदू गॉडेस ऑफ नॉलेज, ज्ञान की देवी जिनको हम लोग यहाँ पर कहते हैं, है ना। और जब डिस्कवरी की बात आती है तो ये जो स्कल्पचर है, ये जो पूरी स्टैचू है, मूर्ति है, इसको डिस्कवर किया गया था, खोजा गया था धर में 1875 के टाइम पीरियड में। और उसी समय पर ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर इसको एक्वायर कर लिया और ब्रिटिशर्स अपने म्यूजियम में उन्होंने ले गए 1909 में। तो आज भी यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में ये वाला आइडल प्रेजेंट है, ये मूर्ति प्रेजेंट है, जो भारत के कल्चरल हेरिटेज को, भारत के धरोहर को दिखाती है, ऐतिहासिक धरोहर को दिखाती है। तो हम चाहते हैं यहाँ पर ये जो मूर्ति है इसको वापस से भारत लेकर आया जा सके फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। आइडेंटिटी की बात करेंगे तो इंडिया इस स्कल्पचर को, इस मूर्ति को गॉडेस सरस्वती का मतलब देता है, जबकि ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर में जो ये आइडल रखा गया है इसको
एज अंबिका के तौर पे मेंशन किया गया है। अंबिका एक फिगर है जो जैन ट्रेडिशन से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है बिटवीन द आइडेंटिफिकेशन। फिर क्राफ्ट्समैनशिप की बात करेंगे तो कुछ स्कॉलर्स ने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है ना, मतलब आप कह सकते हैं इस मूर्ति के बारे में काफ़ी सारी जगह पर मेंशन किया गया है और पता चलता है कि जो किंग भोज थे ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करते थे परमर डायनेस्टी के। किसके? परमर डायनेस्टी। ये वो डायनेस्टी हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इंडिया में एक डायनेस्टी ये भी हुआ करती थी परमर डायनेस्टी, और जिस धर की हम बात कर रहे हैं ये है वो जगह, ठीक है, जहाँ पे धर कॉम्प्लेक्स है और जो आइडल है वाग्देवी का वो यहाँ पे रखा गया था, ठीक है। अब परमरा डायनेस्टी के बारे में ही थोड़ा बात करते हैं। परमरा कह लो या परमर डायनेस्टी कह लो, तो ये डायनेस्टी एग्जैक्टली है क्या, एक एक करके यहाँ पे हम लोग समझते हैं। ये डायनेस्टी मलवा वाली रीजन को रूल करती है। इस डायनेस्टी की इंपॉर्टेंट कैपिटल कौन कौन सी रही हैं? एक उज्जैन रही है, दूसरी धर रही है। उज्जैन और धर दो इंपॉर्टेंट कैपिटल रही हैं, याद रखिएगा। ये डायनेस्टी 8th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी तक यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन को पूरी तरह से रूल करती है। अब परमरा डायनेस्टी में जो अलग अलग रूलर्स आए, क्योंकि डायनेस्टी काफ़ी सालों तक चली तो ढेर सारे यहाँ पर रूलर्स आए जो इस डायनेस्टी को आगे बरकरार रखते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर इसके जो मेन फाउंडर हैं वो हैं उपेंद्र, ये फाउंडर माने जाते हैं परमरा डायनेस्टी के। फिर यहाँ पे आते हैं वकपति 1, वैरी सिंह 2, सियाका 2, वकपति 2, और यहाँ पे आते ही दोस्तों एंट्री होती है राजा भोज की। सबसे इम्पॉर्टेंट लीडर इस पूरे परमरा डायनेस्टी के राजा भोज, आपने कई बार यहाँ पर इनका नाम सुना होगा, ठीक है। और अभी जब ये भोजशाला कॉम्प्लेक्स का पूरा इशू चल रहा था तब भी राजा भोज की बहुत चर्चा हो रही थी। माना जाता है परमरा डायनेस्टी के एक सबसे ग्रेटेस्ट रूलर के तौर पर ये देखे जाते हैं। स्कॉलर थे, ऑथर थे, राजा भोज अपने अलग अलग 84 वर्क्स के थ्रू जाने जाते हैं। एक बहुत इंटेलेक्चुअल कल्चरल ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले यहाँ पर एक व्यक्ति, ठीक है, जिन्होंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वर्क करे हैं। मेजर वर्क्स जो इनके थ्रू कंपोज करे गए हैं वो सब यहाँ पर डिटेल से दी गई है, ठीक है। ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा राजा भोज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। आप कुछ भी रिवाइज करना है आपने तो यू कैन रिवाइज फ्रॉम दिस रिवीजन पॉइंटर, सारी डिटेल दी गई है वाग्देवी आइडल के बारे में, डायनेस्टी पीरियड, परमरा डायनेस्टी, ये सब कुछ याद रखिएगा क्योंकि भोजशाला कॉम्प्लेक्स भी न्यूज़ में है तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हमने कितना कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। यूपीएससी 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हिस्ट्री का क्वेश्चन, 2022 का पीवाईक्यू यूपीएससी का है। सवाल कैसा है? कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ राजाओं के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ डायनेस्टीज़ के नाम दिए गए हैं। आपने मैच करना है कि कौन सा राजा किस डायनेस्टी के साथ में मेल खा रहा है, यानी कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। नन्नू का ये जो राजा का नाम है, क्या ये चंडेला डायनेस्टी के हैं? जया शक्ति क्या ये परमरा डायनेस्टी के हैं? नागबटटू ये क्या ये गुर्जरा डायनेस्टी के हैं? या भोज क्या ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के हैं? तो आप कहोगे कि हमें, वैसे तो हमने अभी जो पढ़ा है उसके हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, जो कंटेंट अभी पढ़ा है, तो उसके हिसाब से जब आप एग्जैक्टली देखोगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भोज, राजा भोज। राजा भोज जो है ये परमरा डायनेस्टी से एसोसिएटेड है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है और ये वाला गलत है। 1 और 3 आपका सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर भी ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। जो जया शक्ति हैं ये भी यहाँ पर चंडेला रूलर से ही एसोसिएटेड हैं, याद रखिएगा। और राजा भोज जो हैं ये परमरा डायनेस्टी के राजा रह चुके हैं। तो पेयर 1 सही है, पेयर 2 गलत है, पेयर 3 सही है एंड पेयर 4 गलत है। मतलब मैं आपको बस खाली एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, यहाँ इस तरीके से जो पैटर्न है वो पूछ लिया जाता है और एक जो आर्टिकल हमारे सामने था उसके आधार पे भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगला न्यूज़ आर्टिकल, ये आज के हमारा द हिंदू का एक लौता इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के बिल्कुल पूरे अखबार में एक लौता इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ नहीं है काम का। कहोगे मेका पैक्ट, ठीक है, जिसमें सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान साथ में आए, परसों ही डिस्कस किया है मैंने। फिर एक आर्टिकल है कॉमनवेल्थ गेम्स, हमने वो भी डिस्कस कर रखा है। तो आज न्यूज़पेपर में 2 ही 3 टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट। कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर एक एडिटोरियल है, उसके अलावा वो मेका पैक्ट को लेकर है। मेका पैक्ट परसों ही डिस्कस किया, कॉमनवेल्थ गेम्स डिटेल से हमने कवर किया। अभी रिवीजन पॉइंटर जो मैंने कल कवर करवाया है, सॉरी लास्ट वाला रिवीजन पॉइंटर, उसमें भी मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में समझाया। अब यहाँ पे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा आज के न्यूज़पेपर में वो है आपका डिलिमिटेशन से रिलेटेड। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के ऊपर में एक आर्टिकल प्रेजेंट है जहाँ पर डिलिमिटेशन यानी परिसीमन की बात हो रही है। जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी से आप इसको लिंक करेंगे। मैं आपको पूरा का पूरा डिलिमिटेशन का कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, यानी पॉलिटी का स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो जाएगा। डिलिमिटेशन कमीशन क्या है, कमीशन की क्या पावर्स हैं, डिलिमिटेशन कैसे होता है और इस वाले डिलिमिटेशन जो अब की बार होने वाला है इससे क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, ठीक है।
पहले हमें वर्ड समझना होगा, व्हाट एग्जैक्टली इज अ डीलिमिटेशन। मैं आपको पहले ये कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, उसके बाद आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा पूरा का पूरा मैटर, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने लास्ट ईयर अभी जनवरी में भी डिस्कस किया है। ठीक है, डीलिमिटेशन होता है, हिंदी में इसको बोलें तो परिसीमन। इसका मतलब अपने देश के अंदर में जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसकी लिमिट्स, उसकी बाउंड्रीज को फिक्स करना। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आज आप देखोगे हमारे लोकसभा के अंदर में इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल बाद। ठीक है, जैसे अगला इलेक्शन 2029 में है, तो लोकसभा में कितनी सीट्स हैं? 543। तो 543 सीट के ऊपर में इलेक्शन होता है। ठीक है, हम ये समझते हैं। अब ये 543 जो एमपीज हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, ये अपने अपने अलग अलग एरिया को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ता है, कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ता है, सबकी कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग अलग है। लेकिन अब क्या है भाई, ये जो 543 सीट्स का कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना हो चुका है। ठीक है, जब हमारी देश की जनसंख्या बहुत कम हुआ करती थी, अभी क्या है, देश की आबादी बहुत बढ़ चुकी है। अभी कोई लेटेस्ट जनगणना हुई नहीं है, लेटेस्ट जनगणना हो रही है जो अगले साल तक प्रेजेंट कर दी जाएगी, नया सेंसस डेटा, तो पता चलेगा हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी है। और जो टोटल जनगणना होने वाली है दोस्तों, फिर जैसी जनगणना का नया डेटा आएगा, यानी आबादी बढ़ चुकी होगी, तो आबादी बढ़ चुकी होगी तो उसी आबादी का जो एक रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट के अंदर में चाहिए होगा। यानी जितने ज़्यादा लोग, उनके ऊपर उतना ही बड़ा रिप्रेजेंटेटिव पहुंचाना होगा। पहले जनसंख्या कम थी तो कम एमपीज हुआ करते थे पार्लियामेंट में। अब लोगों की जनसंख्या ज़्यादा होगी तो ज़्यादा एमपीज जाएंगे उनको, उन लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए, देश की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हमें सीट्स को बढ़ाना पड़ेगा, तो लोकसभा की सीट्स को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन लोकसभा की सीट्स को इसी तरीके से बढ़ा देना या कम कर देना, ठीक है, इसी को ही डीलिमिटेशन कहा जाता है। तो डीलिमिटेशन मीन्स द एक्ट और प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ अ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन अ कंट्री और अ प्रोविंस हैविंग अ लेजिस्लेटिव बॉडी। सिंपल हो गया। तो लोकसभा का डीलिमिटेशन हो सकता है, हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज का, यानी कि जो राज्यसभा है, सॉरी राज्यसभा कह रहा हूँ, हमारे राज्यों के अंदर में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, वहाँ पे डिलिमिटेशन हो सकता है। समझ रहे हैं? चेंज कर सकते हैं, सीट्स को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आबादी बढ़ चुकी है, तो जितनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है उतना ही ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन लोगों का सरकार में होगा, ताकि लोगों की आवाज़ गवर्नमेंट तक जा सके, है ना। तो इसी को डिलिमिटेशन कहते हैं। अब ये सीट्स के अंदर में बदलाव करने का सारा कार्य करता कौन है? डिलिमिटेशन कमीशन करता है। ये कमीशन को अपॉइंट करते हैं भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ये पूरा का पूरा डिलिमिटेशन कमीशन का गठन होता है। और ये सारी प्रक्रिया को पूरा करता है कि भाई कौन से राज्य में सीट्स बढ़ेंगी, कौन से राज्य में सीट्स कम होंगी। अभी तक ऐतिहासिक तौर पे देखोगे तो डिलिमिटेशन कमीशन 4 बार सेटअप किया जा चुका है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। डिलिमिटेशन कमीशन कितनी बार सेट किया जा चुका है? 4 बार। एक बार 1952 में, एक बार 1963 में, एक बार 1973 में, और एक बार 2002 में। ठीक है, तो पहला डिलिमिटेशन कमीशन जो है, जो 1951 में जनगणना हुई थी, 1951 में जो सेंसस हुआ था, पॉपुलेशन का डेटा, उसके आधार पे ही यहाँ पे दोस्तों 1953 वाला डिलिमिटेशन होता है। याद रखेगा, 1953 में जो डिलिमिटेशन हुआ वो 1951 की जो जनगणना थी उसकी आबादी के बेसिस पे हुआ, उसके पॉपुलेशन के बेसिस पे। और उसी समय पर लोकसभा सीट्स को फिक्स कर दिया गया था, 494 उस समय पर लोकसभा की सीट्स हुआ करती थी 1953 में। फिर उसके बाद 10 साल बाद फिर से जनगणना होता है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जितनी बार सेंसस होगा, नई जनगणना होगी, तो जनगणना के बाद में फिर से डिलिमिटेशन होगा, क्योंकि लोगों की आबादी बढ़ चुकी है, तो लोगों को पर्याप्त मात्रा में सरकार में रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो एमपीज को बढ़ाना पड़ेगा। तो 1953 के बाद आपको पता है हर 10 साल बाद जनगणना होती है। तो एक 1953 में हुई, उसके 10 साल बाद 1963 में फिर से जनगणना हुई, पॉपुलेशन का डिटेल निकाला गया, तो दूसरी बार सेकेंड डिलिमिटेशन कमीशन बैठा, क्योंकि जनगणना हो गई थी। तो अब इन्होंने 1961 में जनगणना हुई थी, क्योंकि पहली 1951 में हुई थी। ये डिलिमिटेशन कमीशन की बैठक बैठ रही है, क्योंकि जनगणना के बाद कुछ समय लगता है कमीशन को बनाने में। तो 1963 में जो यहाँ पर सेकेंड डिलिमिटेशन कमीशन बनता है, ये 1961 की जनगणना के बेसिस पे बनाया जाता है। और 1963 यहाँ पर फाइनल डेट था जब लोकसभा की सीट्स को बढ़ाकर 494 से 522 कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे पॉपुलेशन 10-10 साल में बढ़ रही है, लोकसभा में सीट्स बढ़ती चली जा रही हैं।
1953 में 494 सीट्स थी, 1963 में 522 सीट हो गई। अब भाई यहाँ पर फिर से समय आ गया, 1961 के बाद में आपका आया 1971 में, 1971 फिर से जनगणना हुई। हर 10 साल बाद पॉपुलेशन का डेटा आता है, तो अब फिर से डिलिमिटेशन बैठना है। तो यहाँ पर जब दूसरी जनगणना हुई तो इसी के आधार पे देखते हुए 1973 में फिर से एक नया डिलिमिटेशन कमीशन बनाया, और इस बार यहाँ पे लोकसभा की सीट्स को 522 से बढ़ाकर 543 कर दिया गया। तो ये था डिलिमिटेशन का पूरा प्रोसेस। 494 से सीट हुई 522 एंड 522 से हुई 543। तो अब यहाँ पर आप देखना चाहो तो 1973 में टोटल सीट्स लोकसभा की हो गई हैं 543, और 1973 से अभी 2026 तक यानी इस साल तक देखोगे एज इट इज़ चल रहा है 543 सीट्स ही हैं लोकसभा में। अब कहोगे ऐसा क्यों, हमने सीट्स में क्यों बदलाव नहीं किया, इसके बाद भी जनगणना हुई थी। इसके बाद भी जनगणना हुई थी भाई, है ना। 2011 वाली जनगणना का आज भी हम इस्तेमाल करते हैं, हालांकि 2021 में फिर जनगणना हो नहीं पाई कोरोना की वजह से। अब नई जनगणना 2027 तक आएगी। तो अभी आप एग्जैक्ट डिटेल्स अगर देखना चाहें तो आर्टिकल कहता है कि आखिरी जो चेंज हुआ था लोकसभा की सीट्स में वो 543 का सीट का चेंज हुआ था 1973 में। फिर आया दोस्तों 2002 का समय, क्योंकि 2001 में जनगणना फिर नई जनगणना हो गई थी। अब यहाँ पे कोई भी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज नहीं होती है। 1980 के बाद में 1991 कोई भी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज नहीं हुई। चौथा डिलिमिटेशन कमीशन जो बैठता है वो सीधा 2001 में बैठता है। पहला डिलिमिटेशन कमीशन बैठा, दूसरा डिलिमिटेशन कमीशन बैठा, तीसरा कमीशन एंड चौथा कमीशन 2002 में बैठा। और इस बार यहाँ पर दोस्तों पॉपुलेशन के डेटा के हिसाब से काम तो हुआ, लेकिन सीट्स में कोई बदलाव नहीं करा गया। लोकसभा की सीट्स इस बार नहीं बढ़ाई गई। क्यों? रीज़न था क्योंकि कुछ स्टेट में पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही थी। ऊपर नॉर्थ इंडिया में यूपी, बिहार, ठीक है, मध्य प्रदेश, हम इनकी बात करेंगे तो यहाँ पे पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही थी। नीचे साउथ स्टेट्स वालों ने, तमिलनाडु, केरला, इन सब ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रखा था, तो यहाँ पे आबादी कम हो रही थी। वही सेम सिचुएशन अब भी है। तो एक तरफ पॉपुलेशन कम हो रही है, एक तरफ ज़्यादा हो रही है। तो ऊपर वाले नॉर्थ इंडिया वाले पोर्शन की पॉपुलेशन जब ज़्यादा हो रही है तो इनका ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव जा रहा था गवर्नमेंट के अंदर में, इनको सीट ज़्यादा मिल रही थी। सदर्न इंडिया का रिप्रेजेंटेशन सरकार में कम होता चले जा रहा था। अब इन्होंने बोला थोड़े समय के लिए हम सीट्स नहीं बढ़ाएंगे, और 84th अमेंडमेंट लेकर आया गया 2002 में, और सीट्स को फ्रोज कर दिया गया। इन्होंने बोला कि लोकसभा की सीट्स कब तक नहीं बढ़ाई जाएंगी? 2026 तक। और ये कौन सा साल है? 2026। अब दोस्तों टाइम आ चुका है वापस से डिलिमिटेशन करने का, यानी कि सीट्स को बढ़ाने का। तो वही यहाँ पर डिटेल्स हैं कि सरकार इस बार सीट्स को बढ़ाने वाली है, क्योंकि पहले तो जनगणना आएगी, 2027 का सेंसस आएगा, उसके बाद यहाँ पर देखो ये पॉसिबल, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा सिचुएशन है कि 2029 से पहले ये डिलिमिटेशन लागू हो जाए, क्योंकि 2029 में इलेक्शंस है, तो उससे पहले डिलिमिटेशन होना थोड़ा सा कठिन है। बाकी देखते हैं गवर्नमेंट किस तरीके से प्रोसेस के ऊपर में काम करती है। सॉरी। तो ये आपको समझ में आ गया, हिस्ट्री समझ में आ गई कि डिलिमिटेशन कमीशन कैसे काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे सीट्स में थोड़ा से बदलाव करना है। तो अब ज़रूरत है हमें डिलिमिटेशन की, क्योंकि संविधान के अंदर ही प्रोविजन है डिलिमिटेशन का। आर्टिकल 82 कहता है पार्लियामेंट को हर जनगणना के बाद डिलिमिटेशन एक्ट लाना होगा, यानी परिसीमन करना होगा, सीट्स में बदलाव करना होगा। आर्टिकल 170 स्टेट्स की बात करता है भाई, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पर भी डिलिमिटेशन होना ज़रूरी है। अब कुछ कंसर्न्स हैं इस डिलिमिटेशन से रिलेटेड, चिंताएं क्या हैं आज के समय 2026 की, वो डिस्कस कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई लोकसभा की सीट्स हो सकता है बढ़कर 800 प्लस हो जाएं, क्योंकि पॉपुलेशन का डेटा आएगा तो 800 से ज़्यादा सीट्स हो सकती हैं। और यहीं पर हमें वेमेन का रिजर्वेशन भी लेकर आना है। आपको पता है लोकसभा में 1/3 महिलाओं का योगदान होना चाहिए। महिलाओं के लिए सीट्स को रिजर्व करा गया एक्ट के माध्यम से। तो बहुत बड़ा चेंज होगा जो भी अगला चेंज होगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स किसकी साइड से उठाई जा रही है, कौन अपना चिंता व्यक्त कर रहा है? सदर्न स्टेट्स, जो केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, ये अपनी थोड़ा चिंता व्यक्त कर रहे हैं। चिंता ये कह रहे हैं कि भाई इनका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप डिफरेंस देखोगे तो यूपी की पॉपुलेशन, बिहार की पॉपुलेशन, मध्य प्रदेश, राजस्थान की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी है, यानी ऊपर नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जबकि सदर्न इंडिया की पॉपुलेशन यहाँ पे कम हुई है। अब देखो एक बात ये फैक्ट भी है कि नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है और हमारा कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी के अंदर में है, देश की जीडीपी में, वो थोड़ा सा कम है। हालांकि वो बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन सदर्न इंडिया में पॉपुलेशन तो कम है लेकिन वो देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट बहुत कर रहे हैं। सदर्न स्टेट्स
देश की टोटल जीडीपी में 35% का योगदान देते हैं, जबकि देश का 18% पॉपुलेशन है, उनका पॉपुलेशन कम है, फिर भी जीडीपी के अंदर में इकोनॉमी में बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। नदर्न स्टेट्स में पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है, यानी कि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है। नदर्न स्टेट्स में आप देख पाएंगे थोड़ा सा जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। तो जब डिलिमिटेशन होगा, सीट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो नॉर्दर्न स्टेट्स के पास में ज़्यादा सीट्स आएंगी पार्लियामेंट के अंदर में, सदर्न स्टेट्स के पास में कम सीट्स आएंगी। बस यही एक डिस्पैरिटी सताई जा रही है करंट समय पर, कि ये दिक्कत है, प्रॉब्लम है कि हमें डिलिमिटेशन का प्रोसेस पॉपुलेशन के आधार पे ना देखकर किसी और बेसिस पर भी देखना चाहिए, जिससे सदर्न स्टेट्स की भी सीट्स बढ़नी चाहिए, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन देश की इकोनॉमी में ज़्यादा है। समझे इस बात को, बस यही बात यहाँ पे रखी गई है। फिर उसके बाद में इसमें रिजर्व सीट्स भी कुछ आने वाली हैं, ठीक है। SC ST के लिए कुछ रिजर्वेशंस रहेगा। सदर्न स्टेट्स यहाँ पर अपनी सीट्स को लूज़ कर देंगे अगर नॉर्थ स्टेट्स यहाँ पे, नॉर्थ स्टेट्स को ज़्यादा पॉलिटिकल पावर मिल जाएगी, ये कहना है। फिर उसके बाद में ये जो एक्सरसाइज है, इसमें कुछ सीट्स को रिजर्व किया जाएगा, और वेमेन के लिए अलग से कुछ रिजर्व सीट्स लेकर आने जाने वाली है, ये एक प्रॉब्लम है। तो इसे एक पूरा का पूरा जो पोटेंशियल है, यानी देश में जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार बनेगी, तो सरकार बनने के पीछे का जो मेन पावर है वो नॉर्थ इंडिया का रहेगा। आज भी मतलब मेजरली ऐसा ही रहता है, बट यही एक कंसर्न दिखाया जा रहा है कि भाई इसको हमें रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। कि जो सदर्न स्टेट्स है उनकी भी पावर एक इक्वालिटी के बेसिस पर रहे, और नॉर्थ स्टेट्स को भी यहाँ पर इक्वल पावर मिलती रहे, क्योंकि कंट्रीब्यूशन यहाँ पे सदर्न स्टेट्स का भी ज़्यादा है। तो दोनों को एक इक्वल पावर मेंटेन रहे गवर्नमेंट के अंदर में, इस चीज़ के ऊपर में काम करने की ज़रूरत है। हालांकि अभी मैटर कैसे सॉल्व किया जाएगा वो डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो यही कहता है कि पॉपुलेशन के बेसिस पर जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी वैसे वैसे डिलिमिटेशन होगा, ठीक है। अब क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में डिस्कशन हुआ है, तो आइए ज़रा हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, क्योंकि ये कमीशन याद रखिएगा, क्योंकि जो डिलिमिटेशन करने का काम है, परिसीमन करने का काम इसी कमीशन का है। तो कमीशन को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करते हैं, तब जाके इस कमीशन को अपॉइंट किया जाता है। फिर दूसरी चीज़ आती है कॉम्पोजिशन। एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ठीक है, यानी कि इस कमीशन, जब कमीशन बनाएंगे तो कोई अकेला व्यक्ति तो चलाएगा नहीं, इस कमीशन में ढेर सारे लोग होंगे। तो पहले व्यक्ति रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, दूसरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, तीसरे रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। ये 3 यहाँ पर मेंबर्स होने वाले हैं इस पर्टिकुलर कमीशन के अंदर में, डिलिमिटेशन कमीशन में। अब इसका फंक्शन क्या होगा डिलिमिटेशन कमीशन का? मेन फंक्शन है कि भाई बाउंड्रीज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सही से डिटरमाइन करना, कि भाई अगर पॉपुलेशन बड़ी है तो उस पॉपुलेशन का सही रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में जाना चाहिए। तो इक्वल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम डिलिमिटेशन कमीशन का है। और ये कुछ सीट्स को रिजर्व करेंगे स्केड्यूल कास्ट के लिए, स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए, स्पेशली उन पर्टिकुलर एरियाज़ में जहाँ पर इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। फिर हम पावर्स की बात कर रहे हैं, तो डिलिमिटेशन कमीशन जो भी डिसाइड करेगा, जो भी देश के सामने प्रेजेंट करेगा कि भाई इस तरीके से सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि जब हम पावर्स की बात करते हैं तो कोई भी, मान लो कमीशन के जो मेंबर्स हमने ऊपर डिस्कस करे, इनमें कोई भी डिफरेंस क्रिएट होगा तो मेजर डिसीजन जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग सहमत होंगे वही डिसीजन माना जाएगा। और डिलिमिटेशन ने जो भी ऑर्डर दे दिया कि भाई ऐसे बदलाव होगा, तो वैसा ही बदलाव होता हुआ नजर आएगा। डिलिमिटेशन के ऑर्डर्स को चैलेंज करने की पावर कहीं नहीं है। आप इवन कोर्ट के अंदर भी डिलिमिटेशन के ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है, जो कह दिया वो होगा। और डिलिमिटेशन कमीशन ने जैसे ही अपना ऑर्डर फाइनलाइज कर दिया, वो लोकसभा के सामने जाएगा और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने भी जाएगा। लेकिन चाहे सामने चला जाए, लोकसभा में भी ताकत नहीं है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी ये पावर नहीं है कि वो डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर को मॉडिफाई करें या कोई बदलाव कर सकें। तो समझ रहे हैं? बस तो कहोगे फिर किस लिए भेजा लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के आगे? तो पर्पस ये ऑर्डर इनके सामने प्रेजेंट करने का इतना था कि भैया हाउस के सामने प्रेजेंट हो जाए। हालांकि MP MLAs के पास में ये पावर नहीं है कि भाई ये इसके अंदर में मॉडिफिकेशन कर सकें, बदलाव कर सकें। समझ रहे हैं? तो लोकसभा स्टेट लेजिस्लेचर्स भी डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर में बदलाव नहीं कर सकते, और कमीशन का ऑर्डर कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये है पावर इनकी। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा आप लोगों से। ये UPSC 2012 का PYQ है, 2012 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज आप देखो कितने सारे PYQ हमने सॉल्व करे हैं करंट अफेयर्स के साथ साथ। क्वेश्चन ये है, विद रेफरेंस टू डिलिमिटेशन कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है। पहला,
जो ऑर्डर हैं डिलिमिटेशन कमीशन के कैन नॉट बी चैलेंज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। कहोगे सही बात है, आप कोर्ट में डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकते। सॉरी। सेकंड यहाँ पर कहता है कि जो ऑर्डर्स होते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के, ये लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने प्रेजेंट तो किया जाता है, बट यहाँ पर ये लोग कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, ऑर्डर में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो ये भी सही है, कोई बदलाव नहीं कर सकते। दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन था डिलिमिटेशंस को लेकर, एक सेकेंड, हाँ ये रहा। 2012 के बाद में यूपीएससी ने 2024 में, अब कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, लेटेस्ट पीवाईक्यू है, 2024 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, हाउ मैनी डिलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 तक कितने बार डिलिमिटेशन कमीशन बन चुका है? तो हमने देखा अभी तक इतिहास में 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बना है। कितनी बार? 4 बार, है ना। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, 4 बार वो पर्टिकुलर ईयर्स हैं, 1952, 62, 72, 2002। ठीक है, ये 4 बार कमीशन बनाया। अब जो लेटेस्ट कमीशन बनना है उसकी बात अलग है, ये पूछता है 2023 तक, तो 4 ही कमीशन थे। एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये था दोस्तों आज का हमारा एनालिसिस। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, मज़ा आया होगा, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने कवर की होंगी। इसी के साथ में करते हैं आज के न्यूज़पेपर सेशन को हम लोग समाप्त। मिलते हैं कल फिर से। मेक श्योर करें वीडियो पे लाइक का बटन उसको प्रेस कर लें। जितने भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली बेसिस पे ये सेशन मिलता रहे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।